हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप सभी का? दोस्तों, आई एम श्योर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से देखा होगा, काफ़ी अच्छे से उनको गो थ्रू किया होगा। एंड लास्ट टॉपिक में जब हमने हेल्थ एंड एजुकेशन टॉपिक को पढ़ा उसको भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था वो जनरल स्टडीज़ पेपर 3, पेपर 4 एंड इवन पेपर 2 कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इवन एसएस के अंदर भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो चलो सर, ये तो बात होगी हमारे पिछले लेक्चर्स की। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को। अब सर, ये क्या चीज है बैलेंस ऑफ पेमेंट? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इमेजिन करो एक सिचुएशन, ये कोई पर्सन है, ठीक है। मान लेते हैं ये पर्सन है कौन? सर वैभव इसका नाम मान लेते हैं। और ये कहाँ का रहने वाला है? ये रहता है सर कहाँ पे? लेट्स से ये इंडिया में रहता है, तो मैंने लिख दिया रेजिडेंट इंडिया। ओके। अब ये ना बहुत सारी चीजें कर सकता है सर। बहुत सारी चीजें मतलब हो सकता है इसकी खुद की एक शूज की फैक्ट्री हो, शूज बनाता हो। अगर ये शूज बना रहा है तो शायद हो सकता है कि ये जो शूज हैं वो दूसरे देश भेज रहा हो, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए को ये शूज भेज रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है। तो बेसिकली शूज क्या कर रहा है? ये एक्सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से हो सकता है यही जो पर्सन वैभव है ये कुछ यूएसए से सामान मंगा रहा हो। तो जैसे मान लो चॉकलेट इसने यूएसए से मंगा ली। अब हो पता क्या रहा है, यहां पर यूएसए में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ सरकारें हैं, एनीथिंग लाइक दैट। बेसिकली इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ना वैभव का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। या तो वो कुछ सामान उनको भेज रहा है या कुछ सामान वहां से मंगा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि शूज भेज रहा था और चॉकलेट मंगा रहा था, या फिर ऐसा कह लो शूज एक्सपोर्ट कर रहा था और आपका चॉकलेट इंपोर्ट कर रहा था। जब आप सामान किसी को बाहर भेजते हो दैट इज एक्सपोर्ट, और वहां से मंगाते हो दैट इज इंपोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये बात तो आपकी करेक्ट है। ये तो बात होगी किसकी? गुड्स की, वस्तुएं। चॉकलेट, शूज क्या है? ये वस्तुएं हैं, दीज आर गुड्स। तो गुड्स के अंदर क्या हो रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कि यही एक तरीका है जिससे वैभव दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है? नहीं सर, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि गुड्स तो एक हिस्सा था, गुड्स के अलावा भी और चीजें हैं। सर एग्जांपल बताओ ना। जैसे मान लो अब वैभव है यहाँ पे, वैभव का कल को मन करता है यार मैं एमबीए करूं, ठीक है, पर वो घर पे रह के एमबीए करना चाहता है। क्या बोलता है कि मैं इंडिया में ही रहूंगा, मैं दिल्ली में ही रहूंगा, पर मैं चाहता हूं यूएसए में हार्वर्ड से मैं एमबीए करूं। ठीक है, तो घर पे बैठे हुए वो क्या करता है? वो यूएसए की यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल कर लेता है। ठीक है, कुछ डॉलर्स वगैरह उनको पे करता है, और बदले में क्या मिल जाता है? इसको वैभव को मिल जाती है एक डिग्री, एमबीए की डिग्री मिल जाती है उसको। तो यहां पर क्या हुआ? बाहर का कोर्स खरीदा और उसको मिल गया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये टीचिंग, दिस इज लाइक टीचिंग। बिल्कुल, टीचिंग क्या है? ये एक सर्विस है। हुआ तो देखो यहाँ पर भी सेम ही चीज हुई ना, कि वैभव ने यहाँ से कुछ पैसे भेजे और वहां से उसको बदले में चीज मिल गई। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट नहीं हुआ? एक तरह से इंपोर्ट में क्या हो रहा था? बाहर से कोई चीज मुझे मिल रही थी, चॉकलेट, और बदले में उसको पैसे दे रहा था। यहाँ फिर बाहर से डिग्री मिल गई और बदले मैंने उसको पैसे दे दिए। तो बेसिकली ये जो इंपोर्ट है यहाँ पर सर्विसेज का भी हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से हो सकता है कोई एक पर्सन बाहर बैठा हो, वो इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद सकता है। बिल्कुल। तो बेसिकली ना सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से वैभव दुनिया के साथ कनेक्टेड है। और भी कोई तरीका है? बिल्कुल, और भी तरीका है। मैं और एग्जांपल देता हूं। अब वैभव इंडिया में बैठा हुआ है, इसका ना रिश्तेदार है एक। कहाँ बैठा हुआ है सर? वो कनाडा के अंदर। वो कनाडा में उसका रिश्तेदार जो बैठा हुआ है ना, वो कनाडा में से कुछ पैसा कमाता है, कुछ पैसा वो अपने घर भेजता है। अब ये जो बाहर वाला बंदा है कनाडा वाला, ये जब अपने घर के ऊपर घर वालों को कुछ यहाँ पे पैसा भेज रहा है, इसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस के माध्यम से भी वैभव दुनिया के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है वैभव को कुछ गिफ्ट वगैरह आते हो, तो इस तरह से भी इंडिया के बाहर वो कनेक्टेड है। हो सकता है वैभव ने बाहर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हो, इन्वेस्टमेंट हो उसकी, एफडीआई, ये सब चीजें हो। बिल्कुल ठीक बात है। या फिर वैभव ने कुछ लोन लिया हो सकता है। तो यहां पर बेसिकली आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली ना, एक है यहाँ पे रेजिडेंट जो था वैभव, ये पूरी दुनिया के साथ जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तरह से कनेक्टेड है। अब यहां पर कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, कभी ये सामान इसको भेज रहा है, कभी वो इसको भेज रहा है, बदले में यहां से पैसा जा रहा है या उधर से पैसा आ रहा है। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह से अगर हम जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर इनका हम एक रिकॉर्ड बना देंगे, एक चिट्ठा बना देंगे उस सभी का, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या डेफिनेशन क्या बनी? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन बनी, इट इज द सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। क्या बना? सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड होता है किस चीज का सर? अरे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसके बीच में? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इंडिया में रहने वाले लोग वर्सेस इंडिया के बाहर रहने वाले लोग, इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उनका एक रिकॉर्ड बना दिया, दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या ये बात क्लियर हुई? अब यहां पे लिखा हुआ है यूजुअली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मान लो आपने 1 साल के लिए करना है तो 1 साल हो जाएगा वो टाइम पीरियड। इस तरह से ये चीज देखी जाती है कि कितना सामान यहां से बाहर गया, बाहर से इतना आया, कहीं ना कहीं बदले में क्या एक्सचेंज हुआ, ये सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब मान लो यहां पर वैभव खड़ा है, ये कुछ पैसा बाहर भेजता है, इसने डॉलर्स बाहर भेजे, तो ये क्या हुआ सर? ये डेबिट हुआ, ठीक है ना, डेबिट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तो सॉरी सॉरी एक सेकंड, एक हुआ पैसा जो बाहर गया, क्या बोला मैंने? पैसा जो बाहर गया, वैभव की जेब से पैसा दूसरी कंट्री में चला गया, तो ये क्या हुआ? पैसा बाहर जा रहा है, बाहर मतलब आउट गोइंग मनी, और जो मनी आउट गोइंग होती है उसको बोलते हैं हम डेबिट। ऑन द अदर हैंड पैसा जो अंदर आता है, जो हमें मिलता है, इंडियंस को मिल रहा है जैसे, मतलब या जो रेजिडेंट्स को मिल रहा है, दैट इज इनकमिंग। इनकमिंग को क्या बोल दिया? क्रेडिट। अब यहां पे वर्ड यूज करना, डेफिनेशन के अंदर मैंने सिटीजन वर्ड कहीं नहीं यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया है रेजिडेंट। क्या हुआ? मैंने वर्ड यूज किया है आपका रेजिडेंट, ना कि सिटीजन। हो सकता है कोई बाहर का बंदा हो, वो सिटीजन दूसरी कंट्री का है पर वो रह इंडिया में रहा है, तो उसको इंडियन रेजिडेंट मानेंगे। समझे? इंडियन सिटीजन नहीं है वो, इंडिया की नागरिकता नहीं है उसके पास, पर वो कहाँ निवासी है, कहाँ का रहने वाला है, ही इज अ रेजिडेंट इंडियन। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं वो रेजिडेंट होते हैं, सिटीजन्स नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। तो कोई बाहर का बंदा भी है, अगर वो रह इंडिया में रहा है ना, तो इंडियन रेजिडेंट होगा, और वो कोई ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर करेगा तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आएगा ही आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, एक लाइन सर आपने बोर्ड पे और लिखी है, क्या लिखी है? आउट गोइंग फॉर वन कंट्री इज इनकमिंग फॉर द अदर। बिल्कुल लॉजिकल है। मान लो यहां से पैसा बाहर गया तो मेरे लिए क्या हुआ? आउट गोइंग। और लेट से यूएसए में पैसा आ जाता है, तो यूएसए को तो पैसा मिल रहा है, तो यूएसए के लिए क्या हो गया? वो सर वो इनकमिंग हो गया। तो एक के लिए आउट गोइंग इज सेम एज इनकमिंग फॉर द अदर। ठीक है, अब इंडिया भी ना ऐसे क्या कर रहा है, इंडियन रेजिडेंट्स दुनिया भर के लोगों के साथ कहीं ना कहीं हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कहीं से पैसा बाहर जा रहा है, कहीं से पैसा अंदर आ रहा है, मैं भेज रहा हूं तो उसको मिल रहा है, उसका पैसा हुआ मुझे मिल रहा है। तो होता पता क्या है, एक के लिए यहां से डेबिट हुआ तो यहां पे क्रेडिट हो गया, एक के लिए यहां से आउट गोइंग है, दूसरे के लिए यहां से इनकमिंग है। तो आप सोच रहे हो एक के लिए यहां पॉजिटिव हो रहा है तो सामने वाले के लिए नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव है तो सामने वाले के लिए पॉजिटिव। तो इस तरह से ना सारी चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं? बैलेंस करती हैं। तो अगर यही बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं पूरी दुनिया का निकालूं, क्या मैंने बोला? अगर मैं वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट देखूं तो वो क्या आएगा सर? अरे वो जीरो आ जाएगा। जीरो कैसे आ जाएगा? जीरो इस तरह से आ जाएगा कि यहां वाले ने अगर कोई सामान भेजा होगा तो इसके लिए वो आउट गोइंग है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, इसके लिए अगर सामान भेजा तो इसके लिए पैसा आ रहा है तो इसके लिए इनकमिंग हुआ। बाहर से आप सामान भेज रहे हो, इसके लिए आउट गोइंग हुआ। तो यहां पे जो नेगेटिव हुआ वो सामने वाले का पॉजिटिव हो गया। तो बट नेगेटिव पॉजिटिव तो उतना ही होगा ना, -25 +25, नेट में क्या आएगा? जीरो। तो इस तरह से पूरी दुनिया का अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखोगे वो हमेशा हमेशा जीरो ही आता है। आई होप आपको पहले तो बीओपी समझ आ गया। ठीक है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ आ गया कि होता क्या है। अब देखो, एक डायग्राम मैं चाहता हूं आपको दिखाना, ये वाला। एक्चुअल में ये जो पूरा आपका सेशन है ना, जो ये पूरा लेक्चर है, इसी पर्टिकुलर के आसपास घूमेगा। रीजन बीइंग कि अगर आप अपनी बुक को देखोगे ना, तो ये वाला चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, और दूसरा चैप्टर आपका जो है इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसमें एक्सचेंज रेट की बात करी गई है, इनको दो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर बताया गया है। ऑल्दो ये दोनों चैप्टर्स काफी क्लोजली लिंक्ड है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिंक्ड है दोनों चैप्टर्स के,
बट ठीक है, दोनों चैप्टर अलग अलग दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वाले को हम अगले पार्ट में कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर ये वाला चैप्टर ना, इसी पर्टिकुलर अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, ये वाली जो फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है, आपका ये चैप्टर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। देखो याद करो, मैं आपको एक ना डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप समझ जाओगे तो आपका अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम छोड़ो, ठीक है ना, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझो। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ आ गया ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट यही है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो रही हैं एक रेजिडेंट कंट्रीज के साथ में और अगेंस्ट द अदर कंट्रीज। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स ये किन किन कंट्रीज के साथ किस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक बात है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना इस बात को, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम पता क्या करते हैं सर, क्या करते हैं, हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, दो अकाउंट्स यहां पर बनते हैं। कौन से दो अकाउंट्स? एक का नाम आता है आपका करंट अकाउंट और दूसरे का नाम बनता है क्या आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बने, करंट और कैपिटल। ठीक बात है। अब समझो यहां पर पता क्या होता है, समझना इस बात को। पहले कैपिटल अकाउंट समझो एक बार। हमने करना क्या है बीओपी के अंदर, हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो एक कंट्री के रेजिडेंट दूसरी कंट्री के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। उसमें से एक कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब एक बात समझो, जब भी एक कंट्री के रेजिडेंट दूसरे वाली कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसा भी तो होगा जहां पर एसेट्स के अंदर ट्रांजैक्शन होगी। क्या मतलब सर? जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपने सामने वाली कंट्री के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। जैसे आपने एफडीआई सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुना होगा। तो यहां पर क्या कर रहे हो, एक कंट्री के रेजिडेंट किसी दूसरी कंट्री के अंदर सर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया सर, उनका वहां पे ओनरशिप आएगी। ओनरशिप आएगी तो बेसिकली एसेट्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो एसेट्स वाली ट्रांजेक्शन होती है वो आप कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हो। तो इन्वेस्टमेंट तो एक चीज होगी, और क्या हो सकता है, जैसे आपने मान लो बोरोइंग करी, कुछ लोन वगैरह लिया। जैसे आपकी सरकार अगर लोन ले रही है तो वो आपकी सॉवरेन बोरोइंग हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिसको हम ईसीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल, जैसे कंपनीज वगैरह कई बार इनको लेती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये आपका आ जाता है यहाँ पे। या फिर आपके एनआरआई अकाउंट्स वगैरह हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर वाली चीजें आ जाती हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन इन एसेट्स हैं। तो ये सब चीजें तो आती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर बाकी चीजें कहाँ आती हैं, वो आती हैं आपके करंट अकाउंट के अंदर। उसके अंतर्गत क्या, जैसे एग्जाम्पल याद करो, मैंने गुड्स की बात बताई थी, याद है ना, कि वैभव ने यहाँ से जूते बेचे तो गुड्स को एक्सपोर्ट किया, बदले में चॉकलेट आई तो गुड्स का इंपोर्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आप सर्विसेज का भी कर सकते हो। सर्विसेज का क्या एग्जांपल सर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वैभव ने क्या किया, यूएसए से वैभव ने यूएसए के यूनिवर्सिटी से कोर्स खरीद लिया था। तो हमें दिखा थोड़ी है पैसा जाता हुआ, इनविजिबल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इनविजिबल लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर्विसेज जो एजुकेशन है क्या है, एक सर्विस है। तो वो एक इनविजिबल का पार्ट है, ठीक है। इसको विजिबल भी लिख सकते हो, गुड्स को अगर लिखना हो तो विजिबल भी लिखा जा सकता है। इनविजिबल के अंदर जैसे आपका आ गया एक सर्विसेज आ गया, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी कोई बाहर कंपनी हो, आपकी कोई बाहर कंपनी हो, वहां से आपको कुछ इनकम मिले, ठीक है ना, या फिर आपको कुछ डिविडेंड मिले, कुछ प्रॉफिट मिले, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो तीसरा पार्ट था दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का क्या अर्थ है, ट्रांसफर पेमेंट का ये अर्थ है आपको कोई पैसा मिला या पैसा दिया, जो भी आप कहना चाहो, पर उसके बदले में कोई काम नहीं हो रहा। जैसे मेरे रिश्तेदार कनाडा में बैठे हुए हैं, वो मुझे कुछ पैसा भेज रहे हैं, उन्होंने बस भेज दिया, बात खत्म। मैंने बदले में कुछ किया थोड़ी है, समझ रहे, उन्होंने बस मुझे पैसा भेज दिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। ये सब चीजें ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आती हैं। मान लो मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, बात खत्म, कुछ बदले में कर थोड़ी रहा हूं वहां पे। या फिर मैंने किसी को बाहर गिफ्ट कर दिया, तो ट्रांजैक्शन तो हुई ना, बिल्कुल हुई। या फिर डोनेशंस कई बार दी जाती हैं कि सामने दूसरी कंट्री वाले ने हमें डोनेशन दे दी, तो क्या हुआ है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बिल्कुल।
पर वापस में कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, बस डोनेशन आ गई, दैट इज इट। तो ये सब चीजें ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आती है। तो आपको ना ये डायग्राम क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या था डायग्राम? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक नेशन की बेसिकली दूसरे नेशन के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती हैं। इसके दो पार्ट्स हो गए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जो एसेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको देखते हैं, बाकी करंट अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। करंट अकाउंट के अंदर पहली चीज आपकी ने देखी, जो विजिबल पार्ट है, बेसिकली जो गुड्स की बात होती है। जैसे कोई वस्तु इंडिया से बाहर भेजी जा रही है, जैसे ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल इंडिया में अगर मैं बना के, ठीक है, इंडिया में बनी और मैंने भेज दी कहाँ पे? यूएसए में, तो क्या हो गया? यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि ये बॉटल यूएसए से बन के इंडिया में आ गई, तो दोनों चीजें देखी जाती हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। सिमिलरली इनविजिबल की बात करें तो एक तो सर्विसेज हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे और एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो पीडब्ल्यू ओनली एस है, दुबई में बैठा हुआ कोई बच्चा, हो सकता है पीडब्ल्यू ओनली एस का कोर्स खरीदे। क्या मैंने बोला? दुबई में बैठा हुआ कोई बच्चा हो सकता है पीडब्ल्यू ओनली एस का कोर्स खरीदे, बिल्कुल ठीक बात है, ये सर्विसेज में आ जाएगा। इनकम हो सकती है, आप कुछ बाहर से कुछ पैसा कमा रहे हो, इनकम, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब चीजें। एंड लास्टली ट्रांसफर पेमेंट क्या था? जहां पर आप रेमिटेंसेस, बाहर में बैठा कोई रिश्तेदार आपको पैसे भेज रहा है, आपको कोई गिफ्ट भेज रहा है, आपको कोई डोनेशन आ रही है बाहर से, या आप उनको भेज रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो ये ट्रांजैक्शन हुई बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में, इसको बोल दिया ट्रांसफर पेमेंट। ये तो करंट अकाउंट वाला पार्ट था। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है? पहले आ जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। जैसे पढ़ेंगे इनको, एफडीआई एफपीआई को मैं समझाऊंगा इन दोनों का फर्क। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मार्क जकरबर्ग ने इंडिया की कोई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। बाहर का नॉन रेजिडेंट कहीं ना कहीं रेजिडेंट के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में आ गया। बोरोइंग, पैसा उधार पे लेना, ठीक है ना, गवर्नमेंट लोन लेती है, आपकी कंपनीज लोन लेती हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सॉवरन या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। उसी तरह से आपके एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एफसीएनआर जिनको बोलते हैं, तो वो सारे भी आपके कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर ये वाला डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर है ना, तो यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, एक बार क्विकली स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं। अगर इसका मतलब समझ आ गया ना, तो स्लाइड्स तो फिर बहुत इजीली आपको चीजें समझ ही आ जाएंगी। ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे करंट अकाउंट की बात करी गई है। करंट अकाउंट क्या है? ये रिकॉर्ड है किस चीज का? जितनी भी ट्रेड हुई है बिटवीन वन नेशन एंड द अदर नेशन, एक देश की दूसरे देशों के साथ जितनी भी आपकी ट्रेड हुई है, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड है करंट अकाउंट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देखे जाते हैं। तो विजिबल के अंदर आपका आ गया गुड्स वाला पार्ट, इनविजिबल के अंदर सर्विसेज, इनकम और आपके ट्रांसफर। सारी चीजों का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हुआ है, बस अब स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू करना बचा हुआ है। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें प्रोवाइडेड हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि किस किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। इसके साथ में अगर आप और चीजें नोटिस करोगे ना, तो ये वाला टेबल एक बार आप इमेजिन करो। यहाँ टेबल के अंदर आप देखना क्या दिया हुआ है। टेबल के अंदर यहाँ पे बात लिखी है मर्चेंडाइज की। तो जब मैं मर्चेंडाइज बात करता हूँ, तो मर्चेंडाइज का अर्थ क्या होता है? मर्चेंडाइज इज सेम एज गुड्स, वस्तुओं की बात ही हो रही है। क्या मतलब? कि कितनी गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ, कितनी गुड्स का इंपोर्ट हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देखो ये डेटा भले ही आपके सामने है, पर आपको ये डेटा याद नहीं रखना। क्या मतलब सर याद नहीं रखना? देखो ये वाला डेटा तो पुराना डेटा है। आप समझो आज ये जो लेक्चर है ना, मैं 7 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपका एग्जाम आई थिंक 2024 में होगा ज्यादातर लोगों का। तो आपके एग्जाम से पहले क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो जाएगा। बेसिकली आप जानते होंगे ना कि हर साल 31 जनवरी को, ठीक है, आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। तो आने वाले 1.5 महीने बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो जाएगा, वहां पर ये डेटा आएगा। एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत ये पूरा पूरा डेटा होता है। तब मैं भी उसकी क्लासेस लूंगा आपकी इकोनॉमिक सर्वे की। तो वो जो डेटा आएगा ना, वो आपको याद करना पड़ेगा कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स के अंदर कितना इंपोर्ट है, सर्विसेज के अंदर कितना है। तो ये सारी बातें, लेटेस्ट डेटा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर पुराना डेटा वो नहीं पूछेगा, लेटेस्ट डेटा ही पूछेगा। तो वी शुड कीप अ माइंड ऑन दैट। पुराने डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं ना, तो जनरली पता क्या होता है? जनरली ये चीज़ देखी गई है कि गुड्स के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और इंपोर्ट हम ज़्यादा करवाते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बता देते हैं बिल्कुल। जैसे आप इमेजिन करो, आप चाइना को,
अब बहुत सारा सामान हम क्या करते हैं सर, चाइना से यहाँ मंगाया जाता है, तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, बदले में हम बहुत कम सामान चाइना को भेजते हैं। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो गुड्स के अंदर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो गुड्स में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम बात करते हैं आपके सर्विसेज की, तो सर्विसेज में आप देख पाओगे कि हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं, बट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जनरली आप देखोगे कि गुड्स हमारा जो होता है ना, वो नेगेटिव में ही रहता है। नेगेटिव का मतलब बहुत सिंपल है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। और अगर ये ऐसी चीज़ होती है कि इंपोर्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हमारी तरफ से डेफिसिट। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भैया वहां पर क्या है, सरप्लस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सरप्लस हम जानते हैं ज़्यादा होना, कि एक्सपोर्ट है, ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब सरप्लस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपकी डेफिसिट की, तो डेफिसिट में इंपोर्ट ज़्यादा हम करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे ट्रेड इन गुड्स की अगर मैं बात करूँ, तो बेसिकली यही है, कितना आप इंपोर्ट करते हो, कितना एक्सपोर्ट करते हो। तो क्योंकि इंपोर्ट जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है, बीच में देखो कुछ टाइम आया था जब हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा था, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक का जो आई थिंक पहला क्वार्टर था, उस टाइम के ऊपर हमारा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था, पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, उस वजह से ये नंबर थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव था, अदरवाइज जनरली ये नंबर नेगेटिव ही रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप नेगेटिव पॉजिटिव देख सकते हो कि हाँ, अगर पॉजिटिव है तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, नेगेटिव है तो ट्रेड हमें डेफिसिट देखने को मिल जाएगा। ये डायग्राम ध्यान में होगा ना, तो अपने आप सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात आपको होगी नहीं। ठीक है, तो करंट अकाउंट सर समझ आ गया। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, आपके जो भी एसेट्स होते हैं हम उसके ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, ये भी यहाँ पे आपके इकोनॉमिक सर्वे का स्निपेट है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर एक तो आपके जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका पूरा यहाँ पे डेटा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एफडीआई एफपीआई, इसके बीच में आखिर अंतर क्या होता है, ये थोड़ा अगर क्लैरिटी से समझा देते। पहले तो ये देखो कि हाँ, दोनों क्या है, कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, फिर हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इसका अर्थ क्या होता है या इसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंसेस है इसके बीच में। तो चलो देखते हैं ये एफडीआई और एफपीआई में आखिर अंतर क्या है। देखो पहले तो इसकी ना फुल फॉर्म लिख लो एक बार आप, इसकी एफडीआई की। एफडीआई क्या है सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है सर, और यहाँ पर जो दूसरी चीज लिखी है आपने, यानी कि एफपीआई, ये क्या होता है सर, दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके सर, ये बात भी ठीक है, पर फर्क क्या है दोनों में, मतलब हाउ आर द टू थिंग्स डिफरेंट, क्या फर्क है दोनों के अंदर। देखो फर्क बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन करो कि बाहर से पैसा आ रहा है, दूसरी कंट्री से इंडिया में पैसा आया, बहुत बढ़िया बात है। अब ये पैसा दो तरह से आ सकता है, जिंदगी में भी दो तरह के लोग होते हैं, है ना। उसी तरह से जो पैसा आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं दो पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, या फिर अदर शुड से कि दो तरह से आप उसको देख सकते हो। सर वो कैसे, एक तो इमेजिन करो कि पैसा आया है इंडिया के अंदर, पर वो लंबे समय के लिए आया है, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं भारत के जो अलग अलग आपके जो कंपनीज होंगी उनके अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए आया है, वहां पर उसको मैनेजमेंट राइट्स भी आएंगे, वो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग होगा कि कंपनी को क्या फैसला करना चाहिए, आगे बढ़ना है तो कंपनी को कहीं ना कहीं क्या डिसीजन लेने चाहिए, ये सभी चीजों के अंदर वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा। और आप एक चीज और सोचो, अगर कोई कंपनी लंबे समय के लिए पैसा इंडिया में डाल रही है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि उसको इंडिया के ऊपर भरोसा है, तभी तो वो लंबे समय के लिए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, बाहर का कोई भी बंदा या बाहर की कोई भी कंपनी, है कि नहीं। तो जो एफडीआई होती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें यही सब चीजें होती हैं कि पैसा लंबे टाइम के लिए आ रहा है, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उसके पास मैनेजमेंट राइट्स भी होंगे, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होगी, वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा।
क्या ये मीनिंग समझ आया एफडीआई का? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो होगी पहली किस्म की इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा किस्म क्या है? दूसरा किस्म या दूसरा टाइप इस तरह से है कि यहां पर ना एक ही काम से पैसा आता है, वो है पैसा कमाने के मोटिव से। प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे मोटिव होता है कि मान लो बाहर का कोई पर्सन था या बाहर की कोई कंपनी थी, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ठीक है। जैसे ही उसको कुछ प्रॉफिट मिला, फटाफट वो पैसे लेके घर वापस। तो होता क्या है, पैसा फटाफट इंडिया में आया, प्रॉफिट कमाया, फटाफट वापस। तो बहुत तेजी से पैसा अंदर बाहर हो रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस तरह से ये चीज देखने को मिलती है। काम क्या है सर, यहां पर ना ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, पैसा कमाओ घर वापस निकलो फटाफट। कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, कोई आपका डिसीजन मेकिंग नहीं करना, हमें बस पैसा चाहिए, हमें पैसा हम डाल रहे हैं, पैसा से कुछ पैसा और बनाएंगे, कुछ प्रॉफिट कमाएंगे एंड अपने घर वापस। तो ये जो चीज होती है ना सर, ये बहुत वोलेटाइल है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फ्लक्चुएशन, बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डिसीजन मेकिंग नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, शॉर्ट टर्म। और इसी वजह से ना इस चीज को क्या बोलते हैं हम सर, हॉट मनी। हॉट मनी यही होता है, पैसा आएगा, पैसा बहुत जल्दी से वापस जाएगा, दैट इज योर हॉट मनी। तो एक बार फर्क पढ़ लो, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स पहले स्टार्टिंग वाले बताता हूं, ठीक है, इनके ऊपर आते हैं। बाकी चीजें देख लो। एफडीआई के अंदर मैंने आपको क्या बताया, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट राइट, लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, क्योंकि लंबे समय के लिए पैसा आया है तो आपका ये लेस वोलेटाइल हुआ, फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड साथ ही साथ मशीनरी, प्लांट्स, इन सभी चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करता हूँ एफपीआई की, तो यहाँ पर देखो ओनरशिप राइट्स मिले, पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट राइट्स में इनका रोल नहीं होता। शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, वोलेटाइल, बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसी वजह से हॉट मनी बोला जाता है। और ये डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, आपके स्टॉक्स वगैरह ये खरीदते हैं, उस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स के माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। है दोनों इन्वेस्टमेंट ही, एफडीआई भी एफआईआई भी, दोनों है इन्वेस्टमेंट ही, पर फर्क है किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। ये बात तो सर समझ आ गई, बाकी सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए, बस स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स कवर नहीं करे। हाँ बिल्कुल सही बात है, करता हूं अभी इसको भी, समझो इस बात को। होता पता क्या है, कंपनीज भी दो तरह की होती हैं, अभी बताया ना कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, लोग दो तरह के होते हैं, तो उस तरह से कंपनीज भी दो तरह की हैं। एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड। तो लिस्टेड क्या है, लिस्टेड मतलब वहां की एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। जैसे सर रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल क्या है, ये लिस्टेड है। अगर मुझे इसका स्टॉक खरीदना है, मैं बड़े आराम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके उसको खरीद लूंगा, बिल्कुल सही बात है। पर ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके की शेयर्स लिस्टेड नहीं होते मार्केट के ऊपर, इस तरह से बेचे खरीदे नहीं जाते। तो जैसे आपका पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू का अभी तक लिस्टेड कंपनी नहीं है। आप शेयर थोड़ी ऐसे जैसे आप रिलायंस के खरीदते हो, क्या पीडब्ल्यू के भी ऐसे खरीदते हो? नहीं। तो वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट के ऊपर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, ठीक बात है। अब होता पता क्या है कि अगर तो जब हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की, किसकी, लिस्टेड कंपनी की, तो अगर उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है इट इज मोर देन 10%, तो उसको बोलते हैं क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने बोला, लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर 10% से ज्यादा हो रही है दैट इज एफडीआई। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 10% से कम हो रही है उसको बोल देंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात समझ आई? लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा एफडीआई, 10% से कम एफपीआई। अगर सर अनलिस्टेड कंपनी में हो रही है इन्वेस्टमेंट, तो वो कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो फर्क नहीं पड़ता। अगर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हमेशा ही हमेशा एफडीआई कहलाई जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट का रोल नहीं होता कितने परसेंट हो रही है, ये आपकी अनलिस्टेड कंपनी एफडीआई, और लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा एफडीआई। ऑन द अदर हैंड लिस्टेड कंपनी में 10% से कम, दैट इज एफपीआई। तो ये हमारे फर्क देखने को मिल जाते हैं किसके अंदर सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो ये बात तो सर क्लैरिटी होगी, जो हम ना यहाँ पे कहाँ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये वाली स्लाइड, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे ये बिल्कुल हमें क्लैरिटी हो चुकी है। ये तो सब पढ़ ही लिया था, ये भी पढ़ लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एफडीआई आपको ना थोड़ा सा इक्का दुक्का चीजें और मैं बता देता हूँ, जैसे कि सर जैसे कि ये देखो, एफडीआई था क्या टेक्निकली, बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यही तो था एफडीआई, बिल्कुल ठीक बात है। अब बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर, तो कोई दिक्कत है उसके अंदर? आप बोलोगे सर फायदे तो बहुत है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, पर कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल कंपनीज है इनका कंट्रोल बाहर वालों के पास जा रहा है। क्या ये बात अग्री कर रहे हो? बाहर से कोई पैसा लेकर आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि इंडियंस के लिए वो बहुत कुछ दयावान करना चाहता है, नहीं, उसको भी अपना प्रॉफिट दिख रहा है कुछ हद तक, बिल्कुल ठीक बात है।
तो हमारे ना कुछ सेक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें कोशिश करेंगे कि यार बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हम फॉरेन को मत दे, वहाँ डोमेस्टिक कंपनीज काम करेंगी तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस वजह से ना इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारे यहाँ पे एफडीआई के 2 रास्ते बना दिए गए। ठीक है, यहाँ पर भी सर 2 रास्ते बन गए, बताओ क्या है वो 2 रास्ते। एक है आपका ऑटोमेटिक रूट, एक है आपका अप्रूवल रूट। क्या मतलब हुआ ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक मतलब अपने आप चलते रहो। क्या मतलब हुआ इसका? बाहर से कोई पैसा लेकर आया, बिल्कुल ठीक बात है, वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। क्या उसके लिए उसको किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत है? द आंसर इज नो। अगर वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर है वो पर्टिकुलर सेक्टर, तो वहां पर आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल दे देते हैं, कुछ चैप्टर पहले हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, याद है? एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सर बिल्कुल याद है, मेंस का क्वेश्चन भी हमने देखे बहुत सारे उसके। तो उस चैप्टर के अंदर हमने देखा था 100% ऑटोमेटिक रूट है वहां पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपने पैसा लेके आना है, आओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या ये बात समझ आई? तो ऑटोमेटिक रूट उन चीजों के लिए होता है जहां पर ना आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाले कंपनीज कंट्रोल करें उनको, वहां पर कोई इशू नहीं है। पर ये नीचे वाली चीज क्या है सर? ये अप्रूवल रूट। देखो, अप्रूवल रूट का मतलब भी आपके नाम में लिखा हुआ अप्रूवल। यहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर अप्रूवल किसका लें, किसका अप्रूवल लेना है? देखो यहां पर भी 2 कंडीशन है, फिर से 2 कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? अगर तो देखो, अगर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो 5,000 करोड़ से कम पैसा है, तो कितने से कम? 5,000 करोड़, जी बिल्कुल। अगर 5,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? आप बोलोगे सर 2 जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर कौन सी 2 जगह? एक तो वो वाली मिनिस्ट्री है आपकी जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, मान लो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ रहा है तो वहां की टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो जाएगी। तो जो भी इस तरह से ना, जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न्ड है, एक तो उससे परमिशन चाहिए होगा, उसका अप्रूवल चाहिए होगा, एंड दूसरा आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री। दरअसल ये सारा काम कहीं ना कहीं होता है ना इस तरह का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। तो इस वजह से 5,000 करोड़ से कम का अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो वहां पर इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री होगी। पर लेट से अगर सर ये 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर सर किसका अप्रूवल आएगा? द आंसर इज CCEA। इसका CCEA। सर ये क्या चीज है CCEA? देखो आदित्य सर ना आपको यूट्यूब के ऊपर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक चैप्टर लिया होगा कैबिनेट कमेटी के ऊपर। तो CCEA कुछ नहीं है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने पॉलिटी तो पढ़ी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, एमएसपी नहीं पढ़ा हमने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सर वो तो पढ़ा था। याद करो एमएसपी के टाइम के ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज? मैंने बताया था एमएसपी को एक संस्था है वो रिकमेंड करती है और एक ऐसी एंटिटी है जो उसको अप्रूव करती है। क्या ये बात याद है? बताओ। जिनको याद है ना उनको पता होगा कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एक बार इसने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया, फिर अप्रूवल किसके पास आता है? वो आता है CCEA के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, हमारे देश में ना बहुत सारी कैबिनेट कमेटीज देखने को मिलती हैं, उनमें से एक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बड़े बड़े फैसले इसके द्वारा लिए जाते हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको पॉलिटी और इकोनॉमी की लिंकेज का पता होना चाहिए। तो सर ये तो आपने FDI बता दिया। तो इस तरह से पता क्या होता है, मैं थोड़ा आपके सामने डेटा यहाँ पे रख रहा हूँ, पर ये डेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू क्रैम दिस डेटा। डेटा ये वाला नहीं याद रखना। डेटा कौन सा याद रखना है? जो अगले साल 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका डेटा याद रखना है। तो यहाँ पर ना उसमें बहुत सारे इस तरह से होंगे कि 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट कंट्रीज टॉप मोस्ट कौन सी हैं जहां सबसे ज्यादा FDI आ रहा है, या फिर किन सेक्टर्स के अंदर FDI आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। ये सारे नंबर्स अपडेटेड वाले आएंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे के बाद, तो वो मैं डिस्कस करूंगा ये आपके साथ, तो उसमें हम इन चीजों को पढ़ लेंगे। कैपिटल अकाउंट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो कैपिटल अकाउंट में आप देख पाओगे कि जैसे एक तो हमने इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन देख लिया, उसके अलावा आपका डेट वाला कंपोनेंट हो गया, जहां पर आपके कंट्रीज का डेट हो गया, आपके प्राइवेट कंपनीज का डेट हो गया, यानी कि जो वो कर्जा लेती हैं, तो वो आ जाते हैं सॉवरेन डेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के अंदर।
उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना बैंकिंग एनआरआई अकाउंट्स की, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देखना, ये है एफसीएनआर। क्या है ये? एफसीएनआरएफडी। क्या चीज है ये? दिस इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है ये? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट। बेसिकली जो आपके एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, बैंकिंग का ये वाला जो एस्पेक्ट है जो आपका एनआरआई डिपॉजिट्स का, वो यहीं आपके कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अब देखो थ्योरी तो हमने अच्छे खासे पढ़ ली और हमने ना वो फ्लो चार्ट भी अच्छे से देख लिया था। अब आपको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैं पता है एक चीज चाहता हूँ, क्या चाहते हो सर आप? मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे, आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना कहाँ पर दोगे? कमेंट्स के अंदर दोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है सर यहाँ पे? यहाँ पूछ रहा है कि एफडीआई एफआईआई दोनों रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट के साथ। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सही बताती है? देखो, पहला कह रहा है कि जो एफडीआई है वो सिर्फ पैसा लेकर आती है, एफआईआई कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आती है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, बिल्कुल उल्टी बात कर दी यहाँ पे। तो एफडीआई अच्छी बात थी, वहां पे पैसा के साथ तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म विजन आता है, मैनेजमेंट अच्छी आती है। तो पहला तो अपने आप गलत हो गया। थर्ड देख लो, ये कह रहा है एफडीआई जो होता है ना वो आपका सेकेंडरी मार्केट के अंदर फ्लो करता है, एफआईआई आपका प्राइमरी के अंदर। अरे याद है किसी को प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या था? याद करो, फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक। वहां हमने देखा था सिक्योरिटी जब पहली बार यहाँ पे सेल करी जाती हैं, दैट इज इन प्राइमरी मार्केट। फिर उनका जब ट्रेडिंग होती है, उनका एक्सचेंज होता है, वो कहाँ होता है? वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा सॉरी डी ऑप्शन कह रहा है एफआईआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई। बताओ बताओ बताओ। ऑब्वियसली गलत है। एफआईआई क्या था सर? हॉट मनी थी, वोलेटाइल ज्यादा थी, तो कैसे स्टेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो 3 स्टेटमेंट गलत हो गए, आंसर आपका आ चुका है। पर मैं वो भी बता देता हूँ, यहाँ कह रहा है कि एफआईआई से क्या होता है, कहीं ना कहीं पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, जबकि एफडीआई क्या होता है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट बन जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हो। एक और देखो क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहा है भैया कि एफडीआई इन इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब एफडीआई देखो क्या है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात ना, पहले ही स्टेटमेंट पढ़ो। पहला कह रहा है इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। क्या ये लिस्टेड कंपनी के अंदर ही होनी चाहिए एसेंशियली? बिल्कुल गलत बात यहाँ पे कह दी है। देखा था ना, 10% से ज्यादा लिस्टेड में और अनलिस्टेड के अंदर जितना मर्जी हो वो आपका एफडीआई ही होता है। पहला गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं, अरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सर्विसिंग डेट डेट वगैरह का कहाँ से बात आ गई? नहीं आएगी। चौथी बात कह रहा है इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एफआईआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिल्कुल गलत बात है, एफआईआई खुद ही लिख दिया है, ठीक है, तो चौथा भी गलत हो गया। दूसरी बात जो कह रहा है ना, इट इज द लार्जली नॉन डेट। बिल्कुल नॉन डेट है, बिल्कुल क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल पैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, डेफिनेटली आपका कैपिटल फ्लो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा? पूछा कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बीओपी, वो क्या होता है? स्टार्टिंग ही हमने लेक्चर यहीं से करी। जितने भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुई विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेट्स से अ ईयर, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने। देखो अगर आपको वो डायग्राम क्लैरिटी है ना, उस फ्लो चार्ट की क्लैरिटी है, जितने क्वेश्चन देखोगे सारे के सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ रटने से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर ध्यान रखा करो, आपके मार्क्स हमेशा अच्छे ही आएंगे इकोनॉमी के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। फोकस रिवीजन के ऊपर ज्यादा रखो। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू बीओपी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? बताओ भैया क्या आता है? आप बोलोगे सर यहाँ इसने बात कर दी किसकी? एसेट्स की। हमें तो पता ही है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर होता क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स होता है। तो जब फॉरेन एसेट्स की बात हो रही है, ये आपका करंट अकाउंट हो ही नहीं सकता। तो हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता क्या? बी और डी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? आप बोलोगे पहला या तीसरा? पहला तो बिल्कुल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यस, हमने पढ़ा था, सॉरी पहला नहीं, पहला और तीसरा दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल ठीक बात है। याद करो उसमें गुड्स भी पढ़ा हमने, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका इनकम और ट्रांसफर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं।
इन्वेस्टमेंट तो आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर आता था, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इजी, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से यहां पर देखो, एक मैं बस आइडिया देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि समझो क्या पूछा गया है। यहां पूछा गया है कि पिछले 5 साल के अंदर राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन रहा दुनिया के अंदर, ये पूछा गया ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे क्वेश्चन दो तरह से आंसर होंगे। एक तो पहली बात है कि आपके करंट अफेयर्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है कि राइस का बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है, तो वहां से आंसर हो जाएगा। नहीं है, आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ना इस तरह के फैक्ट्स वगैरह हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो वहां पर तो आप डेफिनेटली इनको गो थ्रू कर ही सकते हो। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, तो इसका आंसर तो इंडिया है। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे इंडिया से नहीं है, मेरा पॉइंट यहाँ पे इस चीज़ से है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स होने चाहिए या इकोनॉमिक सर्वे आपने स्टडी किया होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो इसका इंडिया आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। इसके अलावा ना आप एक बार नोटिस करो, इस बार का यूपीएससी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, उसमें बात करी गई थी किसके बारे में, आपके कितना हम परसेंटेज शेयर है इंडिया का मर्चेंडाइज के अंदर, बेसिकली गुड्स के अंदर, तो नंबर गलत दिया हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यूपीएससी जो 2023 की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे के, अगर आपका डेटा अच्छा है, थोड़ा बहुत डेटा आपको पता हो, तो वहां से भी निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो बात करी गई है किसकी, आपकी बात करी गई है वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट्स के अंदर, गुड्स एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया का शेयर 1.8% है, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के अंदर वो 4% के आसपास है। तो इस तरह का जो डेटा आता है ना इकोनॉमिक सर्वे का, दैट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डेटा मत गो थ्रू करो, अगले साल डेटा बदल जाएगा और वही डेटा आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो आपको वो वाला डेटा अच्छे से पढ़ना है। अभी के लिए बस एक आइडिया ले लो कि अच्छा हाँ यार ये मतलब होता है इन चीज़ों का, एंड अकॉर्डिंगली ये जो सारी चीज़ें होंगी ना कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस चीज़ को करता है, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें आती है ना, इनको आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गो थ्रू कर लेना, मैं आपको करवा भी दूंगा काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो आपको हेल्प कर जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी कि सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करवाया गया पिछले सालों के अंदर, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व होंगे सर, ऐसे सॉल्व होंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स के माध्यम से, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता ही रहता हूँ। राइट, अब देखो एक बहुत ही और सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीओपी रिकॉर्ड के अंदर, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड के अंदर इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूडेड हैं। देखो एक बात नोटिस करो, यहां पर ना उसने ये नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा कि करंट अकाउंट में है या कैपिटल अकाउंट में है, यहाँ पे उसने पूछा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है, तो भैया सभी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वो पूछते ना करंट अकाउंट के अंदर क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो उसमें तो फिर भी हम थोड़ा एक दो चीजें हम देखते हैं, पर यहाँ तो सारी चीजें आएंगी। आपका एफडीआई भी आता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी आती हैं, ट्रांसफर पेमेंट, डिपॉजिट्स, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, सारी की सारी आएंगी। अगर वो आपसे पूछता कि करंट के अंदर क्या आता है, तो आप करंट के अंदर बता देते कि सर ट्रांसफर पेमेंट आपके करंट के अंदर आते हैं, आपके ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज आपके करंट के अंदर आते हैं, बाकी जो चीजें हैं एफडीआई, एनआरआई डिपॉजिट और ईसीबीस, ये तो आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको पता होंगे। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा था, तो पांचों के पांचों यहाँ पे करेक्ट बन जाएंगे। थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है ताकि आप बाद में भी इनको अच्छे से पढ़ पाओ। इसके अलावा जैसे ये देखो कि इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बहुत ईजी है। देखो एक तो आप देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल पढ़ा हमने, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, तो 5 एंड 6 तो वैसे ही सही हो गया। ईसीबीज भी डेफिनेटली इसी का पार्ट है, ऑफशोर फंड्स भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, जो नहीं आएगा वो आपका शिपिंग और बैंकिंग आएगा, क्योंकि ये सर्विस वाले का पार्ट है। तो सर्विस वाला कहाँ आता है सर, वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। तो 2 एंड 3 गलत है, तो 1 4 5 एंड 6 आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको डेफिनेटली पता ही पता होने चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, दैट इज कन्वर्टेबिलिटी। क्या कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। क्या मतलब होता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का, कन्वर्ट करना समझते हो, बिल्कुल सर। अब देखो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ो एक बार, आपको डेफिनेशन से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है डेफिनेशन, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी एंड वाइस वर्सा। आप अपनी करेंसी को कितनी आसानी से किसी और दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करा सकते हो, यही होता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। समझे, कितनी आसानी से, द फ्रीडम, बेसिकली फ्रीडम क्या होता है, कितनी आसानी से आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हो किसी एक्सटर्नल करेंसी के साथ जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, मान लो डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराना है, एंड वाइस वर्सा, इसी को बोलते हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। अब क्योंकि देखो करेंसीज हमारे पास दो तरह के हो गया, अकाउंट्स हमने दो तरह के बना रखे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो कन्वर्टेबिलिटी भी दो तरह से हो जाएगी। एक हो गया आपका करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एक हो गया आपका करेंसी जो कि है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। फर्क क्या है,
फर्क तो यही है कि पैसे को कन्वर्ट कराना है, रुपीस को आपने डॉलर में कन्वर्ट कराना है या किसी और करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराना है, पर किस पर्पस के लिए करवा रहे हो। करेंसी अगर आप कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करो, वहां पर आप कन्वर्ट कराओगे तो किस पर्पस के लिए, आपके गुड्स सर्विसेज इन सभी चीजों के ट्रेड के लिए यहां पे करोगे। ऑन द अदर हैंड आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब आएगी प्ले के अंदर, जब आपका कैपिटल वाले चीजों के लिए रिगार्डिंग आपका कहीं ना कहीं चीजों को कन्वर्ट करवाने का आपका आप चाहते होंगे कि हाँ कैपिटल अकाउंट वाले पर्पसेस के लिए आप पैसा कन्वर्ट कराना चाहते हो। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया में ना करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है, क्या है, करंट अकाउंट पर्पसेस के लिए कन्वर्टेबिलिटी तो है, पर कैपिटल अकाउंट के लिए कन्वर्टेबिलिटी पार्शियली है, मतलब पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए ना क्योंकि हमने दूसरी कंट्रीज के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज थी, ठीक है ना, 90s लेट 90s की बात है, ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज थी, वहां पर ना एक ईस्ट एशियन क्राइसिस आ गया। ईस्ट एशियन क्राइसिस क्यों आया, इसी वजह से क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या कर रखी थी, फुली कन्वर्टेबल कर रखा था कैपिटल के अंदर। तो जब भी जिसको जितना मर्जी पैसा चाहिए उसको कन्वर्ट करवा के वो डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता था, एंड वाइस वर्सा। तो जब यहाँ पर इनकी हालत थोड़ी खराब हुई, तो वहां से ना फुली कन्वर्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारा पैसा इनसे दूर जाने लग गया, एंड कहीं ना कहीं उस वजह से क्या हुआ, इनकी जो करेंसीज थी उनके ऊपर उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आया। इस चीज से इंडिया ने सीखा, इंडिया ने बोला कि यार अभी हम यहाँ पर ना फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए ना इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तारापुर कमेटीज भी बनती हैं, ठीक है। तारापुर कमेटीज भी अलग अलग चीज़ों को रिकमेंड करती हैं कि जैसे इंडिया की अगर सिचुएशन बेहतर हो, हमारा अगर डेट कंट्रोल के अंदर हो, ठीक है ना, अगर हमारी इकोनॉमिक परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो सकती हैं, तभी हम यहाँ पर कर पाएंगे इस चीज़ को। अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ट्रेड हमारा अच्छा चल रहा हो, हमारी पॉलिसी अच्छी हो, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तारापुर कमेटीज़ की ये रिकमेंडेशन थे कि अगर आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन महंगाई ज़्यादा नहीं है, आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हो, तब कहीं ना कहीं आप जा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का अर्थ समझ आ गया होगा कि आपकी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, एंड साथ ही साथ आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये भी इमेजिन करो ना, मैंने जैसे बात करी थी हॉट मनी की, हॉट मनी याद है कहाँ थी, हॉट मनी सर एफपीआई थी, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट इज एफपीआई, फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अगर मान लो पैसा बहुत तेजी से अंदर बाहर जा रहा है और आराम से आप उसको एक्सचेंज करवा रहे हो, तो उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी या फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। इसी वजह से हमने आज तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट नहीं करी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर भी ना, मैंने बताया ना 2 चैप्टर्स, जो ये वाला चैप्टर और अगला वाला चैप्टर काफी लिंक्ड है, आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, आधी उस चैप्टर में है, तो कहीं ना कहीं दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि उसमें हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें एक बेसिक आइडिया था और वो बेसिक आइडिया हमें यहाँ पे पता लग चुका है। इसके अलावा ना हम एक चीज और बात करते हैं, जैसे जिसका नाम है फॉरेक्स रिजर्व। आपने सुना होगा इसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। देखो इस चैप्टर के अंदर ना आपकी बुक में बीओपी 1991 का क्राइसिस भी बता रखा है, पर एक्चुअल में याद करो जब हमने कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, जब हम अलग अलग मल्टीपल प्लान्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम भी हमने इसको जिक्र कर लिया था कि 1991 में जो हालत हुई वो क्यों हुई, एंड उसको किस तरह से हमने पार पाया, ये हम डिस्कस ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम भी क्या हुआ था सर, यही हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बेसिकली ना जो आपका करंट अकाउंट था, ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमें देखने को मिल जाता था। क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट। बेसिकली आप इतना इंपोर्ट करवाए जा रहे हो, इंपोर्ट करवाए जा रहे हो, उससे आपको नुकसान हो रहा है, डॉलर देने पड़ रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल हमारे पास डॉलर्स बचे ही नहीं, तो वहां पर आईएमएफ के द्वारा बेल आउट किया गया था, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। आपको मैंने स्टोरी बताई हुई है पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं बात करता हूँ फॉरेक्स रिजर्व की, तो ये आरबीआई की एक तरह से एक तिजोरी की आप बात कर सकते हो। यहाँ पर इस तिजोरी के अंदर आरबीआई अपने पास अलग अलग फॉरेन करेंसी एसेट्स यहाँ पे रखता है। दरअसल में इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको चारों कंपोनेंट समझा देता हूँ। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे आपके डॉलर्स की फॉर्म में हो गया, इस तरह से आप रखते हो। गोल्ड हो सकता है, आपके एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, आईएमएफ कोटा के अंतर्गत आपके जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस वजह से आपको जो राइट्स मिलते हैं। एंड उसके अलावा एक होता है आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन,
ये आरटीपी क्या होता है, बेसिकली एक मेंबर नेशन का कंट्रीब्यूशन जो कोटा के ऊपर होता है, मतलब, एंड साथ ही साथ, ठीक है ना, जो एडिशनल वैल्यू होती है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। आरटीपी को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है आरटीपी के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत इसके रिगार्डिंग बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। या फिर एक काम करूंगा, मैं आरटीपी को ना आपको, एक्चुअली में अगला चैप्टर नहीं है बट आई थिंक उससे अगला चैप्टर है जहां पर हम आईएमएफ पढ़ेंगे, तब हम आईएमएफ के अंदर आरटीपी को दोबारा से देखेंगे। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो कि ये कोटा क्या है, ये क्या चीजें हैं, क्योंकि वो आईएमएफ के अंदर हमने डिस्कस करना ही है। पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, आपका गोल्ड, एंड आपका तीसरा हो गया आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, एंड चौथा आरटीपी। बेसिकली आरबीआई की एक तरह से तिजोरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड क्या हो गया, आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, वो आरबीआई ने अपने पास यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वहां से उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, इस तरह की चीजें। तो एक्चुअली में ना जो ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आरबीआई की तिजोरी के अंदर, वो आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स ही हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपका गोल्ड आ जाता है। और यहाँ पर जो तीसरा और चौथा पॉइंट्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा तो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी एसेट्स के थ्रू ही हमारे पास पड़ा हुआ है, दूसरे पे भी गोल्ड है, तीसरे पे कभी एसडीआर आ जाता है, कभी आपका आरटीपी, क्योंकि नंबर्स बहुत क्लोज हैं इनके। तो जब भी आपका एग्जाम होगा आपको एक बार देख लेना गूगल करके, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है। बाकी करंट अफेयर्स के अंदर कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा ही। पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव आ गया, तो पैसा वो कहाँ पे जाएगा, जो डॉलर्स आए वो आपकी आरबीआई की तिजोरी के अंदर आ जाएंगे। और अगर बीओपी नेगेटिव आ गया तो कहीं ना कहीं आरबीआई को तिजोरी से वो पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर चीज की ना वैल्यू ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है। ये एक्चुअली ना मैं अगले चैप्टर के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे उसमें मैं दोबारा से लिंक करूंगा इस चीज को। रीजन बीइंग कि डेप्रिसिएशन का इसके साथ लिंकेज है। जब आपकी इकोनॉमी की जो रुपया है वो नीचे जाने लग जाता है ना, उसका नुकसान किस तरह से होता है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बट अभी एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है कि फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने पूछ लिया था कि इनमें से कौन से ग्रुप्स का आइटम्स जो होती हैं वो इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के अंदर आएंगी। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड भी आता है, आपकी एसडीआर भी आते हैं, और आपकी फॉरेन करेंसी एसेट्स भी आते हैं। ये जो लोन वगैरह की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये लिखो लोन्स लोन्स लोन्स, ये लोन्स वगैरह यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। तो चाहे आपका सेकंड थर्ड हो, फोर्थ हो और फर्स्ट हो, ये सारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर इसका देख भी सकते हो। अगला क्या है, अगला क्या है, ये पूछ रहा है जो रिजर्व ट्रांच है, बेसिकली जो गोल्ड ट्रांच है, ये क्या है। ये आपका आईएमएफ का एक क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आईएमएफ का मतलब पता होता ना कि आईएमएफ है इसके साथ लिंकेज, तो बड़े आराम से इसको भी आप आंसर कर देते। उसी तरह से एक और क्वेश्चन इसने पूछा है कि अगर मान लो, क्या मान लो, अगर मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया ग्लोबली, ग्लोबली मतलब दुनिया भर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो इंडिया को किस तरह से थोड़ी इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी मतलब राहत। देखो आप खुद सोचो, आपको राहत कब मिलती है। जैसे मान लो कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, ठीक है, आपको पता आप दुनिया से कैसे बच के रह सकते हो। आप दुनिया से तब तक बच के रह सकते हो अगर आप दुनिया से दूर हो, थोड़ा सा दुनिया के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हो। बात सही है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पे इसने क्या बोला कि दुनिया के साथ, दुनिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है, आपको ज्यादा राहत या आपको ज्यादा इम्यूनिटी कैसे मिल पाएगी। पहला कह रहा है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाई, अगर आप फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप दुनिया से दूर हो, दुनिया से दूर हो तो मतलब दुनिया से बचे हुए हो, तो भैया बिल्कुल ठीक बात है। अगर दुनिया से बचे हुए हो तो अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा राहत है। दूसरा कह रहा है कि आपने फॉरेन बैंक्स को ज्यादा ओपन अप करा हुआ है। अरे भैया जब आपने ओपन अप किया हुआ है फॉरेन बैंक्स को, तो उनके अंदर कुछ इंपैक्ट आएगा फॉरेन बैंक्स के ऊपर, तो आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो इससे राहत नहीं मिल रही, ये तो उल्टा हमें नुकसान कर रहा है। तीसरा कह रहा है आपने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करवाई हो। अरे अभी तो देख के आए, अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल होती है ना, बहुत आराम से आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा सकते हो, तो आप तो दुनिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, लोग बड़ी तेजी से पैसा कन्वर्ट करवाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका पैसा अंदर बार होता रहेगा। इसका नुकसान होगा आपको, आपको राहत थोड़ी मिलेगी। तो भैया तीसरा भी गलत है। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक छोटा सा चीज आपको और पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू इंडिया डेट प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख पाओगे डेट प्रोफाइल के बारे में कि इंडिया का जो डेट है ना, इसको डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, क्योंकि कुछ पॉइंटर्स यहाँ दे रखे हैं, कुछ अगले चैप्टर के अंदर है। बट फिर भी इंडिया के अगर हम पब्लिक डेट की बात करें ना, तो उसमें लो करेंसी रिस्क है। लो करेंसी रिस्क का मतलब क्या, इंडिया ज्यादातर जो कर्जा लेता है ना, वो बाहर से नहीं लेता,
खुद से ही लेता है यहाँ डोमेस्टिकली, ठीक है। अब अगर इंडिया ने बाहर से कर्जा नहीं ले रखा तो कल को हमें ज्यादा करेंसी रिस्क नहीं आएगा। करेंसी रिस्क मतलब कल को रुपया नीचे गिरता है, रुपया ऊपर जाता है, इसका इंपैक्ट हमारे कर्ज के ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद देखो, अगर आपने कर्जा रुपए के अंदर ही ले रखा है, रुपीस की फॉर्म के अंदर ही, तो कल को रुपए और डॉलर के बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इंडिया में भी ना, क्योंकि ज्यादातर कर्जा इंटरनली ही है, तो इस वजह से करेंसी रिस्क क्या होता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। और इंडिया को जो ज्यादातर कर्जा है वो अपने आप में लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए हमने पैसा लिया हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि लंबे समय में रिटर्न करना है, कोई जल्दबाजी में रिटर्न नहीं करना, तो अगले हफ्ते रिटर्न नहीं करना, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में पैनिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, करेंसी रिस्क भी कम है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क भी यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने जो चैप्टर था पूरा बहुत अच्छे से समझा होगा, अच्छे से इसको देखा होगा टॉपिक पे, जो स्पेशली मैंने आपको जो फ्लो चार्ट दिया था ना, उस फ्लो चार्ट को भी आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, जो इसका जो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, वो आएगा आपका नेक्स्ट वीक, ठीक है, जो बेसिकली आपके एक्सचेंज रेट की बात करेगा। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन, आपके एप्रिसिएशन, इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर। दोनों चैप्टर बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, ये वाला और अगले वाला भी। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी तब हो जाएगी जब आप दोनों को साथ में यहाँ पे देखोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं, इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने नोट से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।